नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मालती जोशी जी की कहानी बोर। कथा मंथन में आप रोज एक नित नई कहानी सुन सकते हैं। सुनी अनसुनी कहानियों का सिलसिलेवार है हमारा चैनल कथा मंथन। अगर आप स्वर्णलता जैसे उपन्यास, आशापूर्णा देवी या फिर अन्य लेखकों के उपन्यास सुनना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं तथा उनकी रचनाएं भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप हॉरर स्टोरी सुनने के शौकीन हैं तो हिंदी हॉरर स्टोरी में जाकर के आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नहीं तो जो प्ले कार्ड्स होते हैं मतलब वीडियो के अंत में जो कार्ड्स आते हैं उन पे भी दिया रहेगा, और नहीं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मालती जोशी जी की कहानी बोर। बॉबी की कोई धुन सीटी पर निकालता हुआ प्रवीण दनादन सीढ़ियां चढ़ रहा था। घर लौटते हुए हजरत हमेशा ही टॉप मूड में होते हैं। ड्राइंग रूम में पैर रखा और रखते ही बेचारा ठिठक गया। नमस्ते आंटी, उसने सोफे पर बैठी हुई मिसेज नागराजन को से कहा और जल्दी से अपने कमरे की ओर मुड़ गया। परंतु वहाँ भी एक नमूना उसके स्वागत के लिए तैयार था। मेरे कान अनायास ही उस ओर चले गए। नमस्ते अंकल, कहिए प्रवीण जी, क्या हाल है? जी बस ठीक हूँ। और इसके बाद फुल स्टॉप। बस प्रवीण का जोर जोर से दरवाजे खोलना और बंद करना सुनाई देता रहा। अब हम चले, बच्चों के लिए चाय बनाइए। मेरी अन्यमनस्कता को तोड़कर मिसेस नागराजन ने उठने की तैयारी की। अरे नहीं, बैठिए बैठिए ना, आप भी चाय वाय तो बनती रहेगी, मैंने औपचारिकता से कहा। नहीं, उधर हमारी बेबी भी आती होगी। अच्छा आइए कभी, कहती हुई वे उठ खड़ी हुई। मैंने छुटकारे की सांस ली। मिसेस नागराजन को विदा करके मैंने किचन की ओर रुख किया। नाश्ता बना हुआ था, बस चाय ही भर बनानी थी। मेरे पीछे पीछे प्रवीण किचन में आया। चेहरे पर बेचारी के चिन्ह स्पष्ट थे। बच्चे और बच्चों के पिताजी बाहर से चाहे जितने मिलनसार बनते रहें, घर पर आते ही कोई बैठा मिल जाए तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। अजी ये महाशय कब से बैठे हैं? उसने माथे पर बल डालते हुए पूछा। 3 बजे आ गया था। मेरे पास तो मिसेस नागराजन बैठी थी, सो मैंने तुम लोगों के कमरे में उसे बिठा दिया था। अच्छा चाय के लिए यहीं बुला लूँ या कमरे में ले जाओगे? मैंने पूछा। कहीं भी पिला दो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जग्गी चाचा की अच्छी मुसीबत पीछे लगा गए हैं, उसने झुंझला कर कहा और मेरे हाथ से ट्रे लेकर चला गया। तब तक नीतू भी स्कूल से आ गई थी और सलामी का वही दौर फिर शुरू हो गया। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते, कहिए नीतू जी, तुम्हारे क्या हाल चाल है? जी बस ठीक ठाक है। और फिर चुप्पी। इतनी हंसी आई मुझे। क्या बोल रहा है ये गुप्ता भी, इससे आगे कभी बोलना ही नहीं जाता। आकर घंटों बैठा रहेगा, कुरेद कुरेद कर हमें जितना पूछ लें उतना ही जवाब देगा। फिर किसी मैगजीन में सिर डालकर बैठा रहेगा। अक्सर वह दोपहर को ही आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा शामत मेरी आती है। इस तरह घर में कोई बैठा रहे तो बेफिक्र होकर ना तो लिखना पढ़ना हो पाता है और ना ही सिलाई बुनाई। सोने का तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता। बस आमने सामने बैठा रहे, एक एक घंटे में एक एक वाक्य बोलते जाओ। प्रवीण ठीक ही कहता है, जग्गी अच्छी बीमारी लगा गए। हमारे पीछे पिछले साल किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में भोपाल आए थे। उन्हीं के साथ ये हजरत पहली बार घर में दाखिल हुए थे। जगदीप तो पास हो हुआ कर अपने घर लौट गया, पर उनका यह दोस्त अच्छी खासी अलामत बनाकर हमसे जुड़ कर रह गया। यूं घर पर आने वालों की कमी नहीं, सबका आना खुशगवार ही लगता है। सबका आना खुशगवार होता नहीं है, मगर गुप्ता के पास तो जैसे कोई अपना व्यक्तित्व ही नहीं है। कई बार इतनी कोफ्त होती है कि अरे भाई, जब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो आते ही क्यों हो? नीतू कहती है, अरे घर ना वो पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, इससे तो अच्छा है कि हम लोग इन्हें घर पर ही किताबें भेज दिया करें। बच्चे खासकर ज़्यादा चिढ़ते हैं क्योंकि चाय नाश्ते में कंपनी उन्हें ही देनी पड़ती है। गाड़ी का परिचित हॉर्न सुनकर मैंने गैस पर नए सिरे से चाय का पानी चढ़ा दिया। मेज पर नाश्ता लगाती हुई मैं साहब बहादुर के अंदर आने का इंतजार करने लगी। वे अंदर आए और कुछ ही क्षणों में उनकी गरजदार आवाज़ में बधाइयों का एक शोर सा फट पड़ा। इतनी गर्म जोशी से बधाई किसे दी जा रही है और किस बात की? मैंने बाहर आकर पूछा। अरे भाई, अपने गुप्ता जी को स्टेट बैंक पे अपॉइंटमेंट मिल गया है और जानती हो आजकल बैंक की नौकरियां स्वर्ग का राज्य हो गई हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गुप्ता जी, मैंने कहा। लेकिन भाई यह तो सरासर पक्षपात है। इतनी अच्छी खबर लेकर आप 2 घंटे तक अपने भाई का इंतजार करते रहे। हम क्या इतने पर आए थे?
दरअसल आप कुछ बिजी थी ना भाभी जी, इसलिए। चेहरे पर ढेर सारी शर्म करके उसने कहा। वैसे उसने गलत नहीं कहा था, मैंने सचमुच उसे इग्नोर ही कर दिया था। बस बच्चों का कमरा खोलकर ढेर सी किताबें उसके सामने पटक दी थी। अपने अपराधी मन को कोसते हुए मैंने कहा, खुशखबरी? अरे भाई, खुशखबरी ऐसे थोड़े ही सुनाई जाती है, मिठाई तो खाएंगे हम। अरे क्यों तंग कर रही है बेचारे को, हम लोग बड़े हैं, गुप्ता की तरफ से मिठाई हम खिलाएंगे, इन्होंने ऐलान किया। जी मिठाई तो मैं लेकर चला था, उसने हकलाते हुए कहा और थैले में से मिठाइयों का एक बड़ा सा पैकेट मेरे सामने कर दिया। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं यहीं के लिए लाया था, बच्चों के लिए, सकुचाता सा वह बोला। अब मेरे लिए कोई चारा नहीं रहा। आओ गुप्ता जी, चाय पियेंगे? भाई साहब मैं पी चुका। अरे एक कप हमारे साथ ही सही, क्या फ़र्क पड़ता है। यह भी हमेशा का ही क्रम था। चाय की मेज पर हम तीनों ने फिर साथ ही चाय पी, नाश्ता किया, मिठाइयों का पैकेट भी खोल लिया था और ये मिठाइयाँ की भूरी भूरी प्रशंसा किए जा रहे थे मेरे मन में। लेकिन एक ही बात चुभती रही, इस कड़की के मौसम में यह खर्च इसे कितना महंगा पड़ा होगा। तो कब ज्वाइन कर रहे हो? मंगल को हाजिर होने के लिए कहा है, सोमवार को निकल जाऊंगा। जाने से पहले हमारे यहाँ खाना खाकर जाएंगे, मैंने कहा। भाभी जी अक्सर ही तो आपके यहाँ खाता रहता हूँ, इस बार फेयरवेल समझ लो। वह लड़कियों की तरह झेप गया। कहिए आपको कब फुर्सत होगी, इतवार को आ सकेंगे? जब आप कहें तो फिर बात पक्की, इतवार की दोपहर को आप हमारे साथ खा रहे हैं। वह सिर हिलाकर रह गया। उसके जाते ही ये मुझ पर बरस पड़े। हमारा संडे तबाह कर दिया तुमने, भला और किसी दिन नहीं बुला सकती थी? और दिन ही कौन सा है, कल हमारे क्लब की मीटिंग है, परसों आहूजा के यहाँ रिसेप्शन है, शनिवार को पिक्चर के टिकट पहले से ही आ चुके हैं। कहीं तो कैंसिल करवा दो, किसी दिन दोपहर को बुला लेती। अरे मैं अकेली सिर फोड़ूंगी क्या, मैंने चिढ़कर कहा। बच्चे अलग नाराज थे, मम्मी को बैठे बिठाए क्या सूझ जाता है, नीतू भुनभुना रही थी। अरे वाह, वह बेचारा ढेर सी मिठाइयाँ लेकर आया और हम एक बार उसे खाने पर भी ना बुलाएं। मगर इतवार ही क्यों? प्रवीण का भी एक ही प्रश्न था। इतवार उसके लिए क्रिकेट वार होता है, घर पर ठहरना उसके लिए सजा है। इतवार को भी ये रोज की तरह ही तैयार होने लगे तो मैंने कहा, जनाब भूल गए कि आज छुट्टी है? छुट्टी तो है, पर यह वह विधानसभा जो सिर पर आ रही है। टेबल पर फाइलों का ढेर छोड़ाया हूँ। अरे वे जी, वो BORE आने वाले हैं ना? कौन? अच्छा गुप्ता की बात कर रही हो? भाई तुम लोग हो, मेरे ना रहने का से बल्कि जरा फ्रीडम ही रहेगी। प्रवीण ग्राउंड के लिए खिसकने की तैयारी कर रहा था, परंतु पापा की इस कर्तव्य प्राणायनता के कारण उसका मैच खटाई में पड़ गया। बुनबुनाते ही उसने अपने दोस्तों को लौटाया, बस यही कुछ बनाया है आज। खाना खाते हुए इन्होंने पूछा, क्यों? और क्या बनाना होता है? दाल चावल है, सब्जी पराठे हैं, अचार चटनी है, और क्या? कमाल करती हो, यूँ तो पता नहीं रोज क्या अल्लम गल्लम बनाया करती हो, आज उसे फेयरवेल दे रही हो और कुछ भी नहीं। सुना है ऐसे अच्छा नहीं लगता, तुमसे ना बने तो बाजार से ही कुछ मीठा मंगवा लो। उनके जाने के बाद मैं दिमाग कुरेदती रही, सब्जी की टोकरी टटोलती रही। फिर परवीन से कहा, बेटे जरा दौड़कर बाजार से एक हीमा का पैकेट तो ला दे, गुलाब जामुन बना लूँ जरा। तो गुप्ता अंकल के ऑनर में गुलाब जामुन बन रहे हैं, नीतू ने चटकारे लेते हुए कहा। चल ज़्यादा बातें मत बना, जरा आलू छिलने में हाथ बटा। मैंने एक हल्की सी डांट पिलाई। खाना बनाने का मुझे तो जैसे बुखार चढ़ता है, मिनटों में दिमाग में पूरा मेनू ड्राफ्ट हो जाता है। यूँ भी मुझे घंटे भर रखी हुई चीज़ याद नहीं रहती, पर यह जरूर याद रहता है कि 6 महीने पहले अमुक सज्जन के लिए मैंने क्या क्या बनाया था। कोई भी डिश रिपीट ना हो, इसका मुझे खूब ध्यान रहता है। रेडियो में, पत्रिकाओं में सहेलियों से व्यंजनों के ब्यौरे इकट्ठा करती रहती हूँ। खाने की मेज पर जब तारीफों के पुल बांधे जाते हैं तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है। गुप्ता जब आया तो रसोई से महक आ रही थी और मेज डोंगों और डिशेस से खचाखच भरी हुई थी। कितनी तकलीफ उठा रही हैं आप भाभी जी, मैं तो घर का ही आदमी था, उसने आते ही कहा। पर स्वागत का सरंजाम उसे पुलकित कर गया, वह छिपा नहीं रहा। अंकल जी अभी लखनऊ पहुँचे भी नहीं, तकल्लुफ़ अभी से सीख गए? नीतू ने चुटकी ली। वह शर्म से लाल हो गया। आज खाना खाते हुए हमेशा की तरह गुमसुम नहीं रहा, काफ़ी बोलता रहा, हल्का फुल्का मजाक भी करता रहा। नौकरी मिलते ही उसके चेहरे पर दौड़ी ताजगी साफ नजर आ रही थी। कपड़े भी जरा ढंग के पहने थे। परवीन ने पैंट और कपड़े की तारीफ की तो वह काफ़ी खुश हो गया। दोपहर को बच्चों के साथ थोड़ी देर ताश खेलकर वह जाने लगा तो मैंने कहा, अरे आते रहिएगा गुप्ता जी। यह भी कोई कहने की बात है भाभी जी, बहुत दूर जो जा रहे हैं आप। अंकल जी उतने बड़े शहर में जाकर हमें भूल मत जाइएगा। अरे नहीं भैया, उसने प्रवीण को प्यार से थपथपाते हुए कहा। शिष्टा और
सौजन्य की मूर्ति बनी हुई थी आज मैं। बातें अपने मुंह से फिसलती जा रही थी। नौकरी तो अच्छी मिली है, पर यही मलाल रहेगा कि बहुत दूर जा रहे हो। अपनी हेल्थ वगैरह का ध्यान रखिएगा। उसने मेरी ओर देखा। दिन भर चेहरे पर छिटकी खुशी धुंधली पड़ गई। भर्राए कंठ से बोला, आप लोग इतना प्रेम रखते हैं, इसी से तो यहाँ आने की इच्छा होती है, और कहीं तो मैं जाता भी नहीं हूँ। रिश्तेदारों के यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जाता। मैं चुप। बेकार लड़का और अनब्याही लड़की दोनों का एक सा हाल होता है। हर कोई उन्हें उपदेश देगा, आलोचना करेगा, मजाक बनाएगा, सीधे मुंह कोई बात भी नहीं करेगा। लेकिन मुझे यहाँ जो व्यवहार मिला वह इतना अलग था, भावावेश के कारण मुझसे बोला नहीं गया। मैं सन रह गई। यह घुन्ना लड़का मन में इतना तरस जो है, कितना सोचा था। अच्छा चलो भाभी, कहते हुए उसने झुककर मेरे पाँव छू लिए और एकदम दरवाजे से बाहर हो गया। बड़ी देर बाद शर्म से झुके सिर उठाकर हमने एक दूसरे की ओर को देखा। सबकी आंखें भर आई, और आज वे आंसू नकली नहीं थे।